हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष। स्वागत है आपका यूपीएससी साहब में। हम आज डिस्कस करेंगे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस बार के जो यूपीएससी मेंस एसए पेपर रहा है, उसमें मैंने कैसे परफॉर्म किया और मैंने कैसे सिचुएशन को टैकल किया और किस तरह का उस वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा होता है, राइट। तो उसको हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में जो इस बार का एसए का पेपर है, लोग कह रहे थे कि काफ़ी आसान है, पर मुझे पेपर कठिन लगा और इंटरप्रिटेशन में भी मुझे दिक्कत हो रही थी। और इसलिए मेरा पेपर जिस तरह मेरा मॉक टेस्ट में था, जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट में जो मेरा परफॉर्मेंस था वो लास्ट मॉक टेस्ट में मेरा 120 तक चला गया था। पर उस तरह से जिस तरह मैं मॉक टेस्ट में लिखता था वैसा तो मैं पेपर में नहीं लिख पाया हूँ, पर फिर भी तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है। चलिए डिस्कस करते हैं। और पहले तो मैं इन्वायरमेंट बताना चाहता हूँ कि क्या हो गया था और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं गया था तो पहले दिन मैं एग्ज़ाम पैड लेके गया नहीं था। अब मैं एग्ज़ाम पैड लेके नहीं गया, मुझे क्योंकि मैं किसी एग्ज़ाम में लेकर नहीं जाता हूँ। और वहाँ पर ये यूँ हुआ कि जो मुझे टेबल मिली थी वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ थी और छोटी थी, तो लिखने में दिक्कत हो रहा था। और बाकी सभी लोग ले गए थे, तो इससे एंजाइटी भी आ गया था अंदर कि सभी के पास है, मेरे पास नहीं है। तो ये एक समस्या थी। और दूसरी तो टेबल की भी समस्या थी। और तीसरी ये मेरा पहला मेंस था, ये भी था जिससे एंजाइटी क्रिएट हो रही थी। पर फिर भी मैंने कैसे भी करके टैकल किया। और इसमें चलिए पेपर डिस्कस करते हैं। इसमें सेक्शन ए में 4 थे, तो इन चारों में मुझे 2, 3, 4 में थोड़ा डाउट लग रहा था। जैसे 2 में पोएट्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता ही नहीं था। 3 में हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। तो इसमें रोमांटिक मैन का क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तीसरा भी छोड़ दिया। चौथे में ए शिप इज हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर, राइट। तो जैसे बच्चा प्रोटेक्शन होता है माँ बाप के, पर परफॉर्म तो घर के बाहर ही करना होता है। पर इसमें ज़्यादा मुझे कंटेंट ही नहीं मिल रहा था, इसलिए ये भी तो अल्टीमेटली मुझे पहला लिखना पड़ा, जबकि पहला कठिन था, फिर भी लिखना पड़ा क्योंकि इसमें मुझे कुछ पता था। तो मैंने लिखा इससे कैसे, तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, फॉरेस्ट आर द बेस्ट कस्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, राइट। तो फॉरेस्ट से जो है इकोनॉमिक एक्सीलेंस वो का एक एग्जाम्पल है वो, राइट, फॉरेस्ट। और कैसे है ये थोड़ा देखते हैं। तो इंट्रो मैंने शुरू किया एक कहानी से, एक फिक्शनल स्टोरी मैंने लिखा राम और श्याम की। और राम जो है उसमें एक ट्राइबल इंसान था और जो श्याम था वो उसका दोस्त था और वो शहर में रहता था, राइट। राम जो है काफ़ी गाँव जंगल में ही रहता था, राइट। तो उसका जो घर था वो जंगल की लकड़ियों से बना था। वो जो कमाता था तो जंगल के प्रोडक्ट जो हनी ये सब हो गया वो बेच के कमाता था। वो खाता क्या था, तो जंगल से जो फल फूल या सब्जियां मिल गई उससे खाता था, राइट। और श्याम हो गया, एक शहर में रहता था वो, तो बहुत अच्छी इनकम करता था, एक वीडियो गेम कंपनी में काम करता था। घर उसका आलीशान था कंक्रीट का। उसके बाद जो खाता था वो टेस्टी जो जंक फूड है वो खाता था। तो इस तरह की दोनों की इकोनॉमी में अंतर था, राइट। दोनों की इकोनॉमी की वजह से जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसमें अंतर था। तो एक तो फॉरेस्ट बेस्ड था और दूसरा अर्बन जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो बेस्ड था, राइट। तो अंत में हुआ क्या कि जो राम है वो गर्मी पड़ती थी तो उसका जो घर था वो ठंडी वो थोड़ा ठंडा ही रहता था क्योंकि लकड़ी से बना था। वहीं श्याम था तो उसका घर कंक्रीट का था तो गर्मी और गर्मी देता था। और वहीं राम जो है जो की जो इकोनॉमी है उसमें कोई रिसेशन ये सब था नहीं। और जो श्याम है उसकी इकोनॉमी में तो था, राइट, नौकरी में जॉब भी चला रहा था। राम है तो उसके जो खाना है वो नेचुरल बेस्ड था, तो इससे क्या होता था कि
कि उसकी हेल्थ अच्छी रहती थी, साफ हवा लेता था। और ये श्याम है, पॉल्यूशन, उसके बाद जो जंक फूड है, इससे हेल्थ खराब। तो इससे हुआ क्या कि जो फॉरेस्ट इकोनॉमी वाला आदमी है वो कितना अच्छा से उसका जीवन प्रॉस्पर हो रहा है। और दूसरा, ये अल्टीमेटली काफ़ी इन्जॉयमेंट किया, पर श्याम का जो लाइफ है वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो गया, राइट। तो इससे पता चलता है कि फर्स्ट से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फर्स्ट की जो जीवन शैली होती है, जो इकोनॉमी की, उसे वो फर्स्ट की जो इकोनॉमी होती है वो काफ़ी डिपेंडेंट होती है, राइट। वो काफ़ी नेचुरल होती है ना। तो उसके बाद कि फॉरेस्ट जो है कैसे स्टडी है, बेस्ट इकोनॉमी है। तो ये भी लिखा मैंने, क्या उसमें है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का आप लिख सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में जैसे ट्राइबल्स जो रहते हैं वहाँ पे ट्राइबल वुमन, तो उधर जेंडर इक्वलिटी बहुत होती है। जो महिलाएं होती है वो भी साथ साथ में लकड़ियाँ बीनने जाती हैं, शिकार करने जाती हैं, राइट। उसके बाद तो ये सीख सकते हैं हम। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम फॉरेस्ट बहुत अच्छा होता है, पानी वानी सब सूख जाता है। उसके बाद मेघालय में एक लिविंग ब्रिज है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी एक बहुत अच्छा ब्रिज, रिपेयर भी नहीं करना पड़ता है, राइट। तो ये भी एक है। मेडिसिन भी है जिसका आयुर्वेदा में यूज होता है ना। तो ये भी है। उसके बाद फॉरेस्ट में जो है ये एक बहुत अच्छा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी सिस्टम इसमें है। जैसे मैंग्रोव होता है तो जो भी साइक्लोन हो उसको वो रोक देता है। तो ऐसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, राइट। फिशिंग इकोनॉमी बहुत अच्छा ओशियन फॉरेस्ट देता है ना। तो खुद ही ये इकोनॉमी रीजनरेट करती है फॉरेस्ट, है ना। जैसे तो ब्लू रिवॉल्यूशन जैसे जिसे हम लाना चाहते हैं। उसके बाद ये भी है कि फॉरेस्ट जो है, जैसे आज हम बात करते हैं कार्बन सोखने की, राइट, बहुत सारा पैसा खर्च करने की, कार्बन टैक्स लगा के, ये वो, है ना। पर फॉरेस्ट फ्री में कर देता है, कुछ पैसा ही खर्चा नहीं होता है, उसकी इकोनॉमी ही कुछ ऐसी है ना। तो ये है कि कार्बन फ्री होना हम लोग फॉरेस्ट से सीख सकते हैं, राइट। जनरेट भी कर रहा है और फ्री भी है ना। इसके बाद मैंने लिखा कि डाइंग फॉरेस्ट, एक हेडिंग डाल के कि कैसे फॉरेस्ट जो है मर रहे हैं। तो उसमें पॉइंट्स डाले कि डेवलपमेंट बिना किसी बात का हो रहा है, लोग फॉरेस्ट से अलग हो गए हैं, राइट। और फिर उसके सॉल्यूशंस मैंने लिखे, है ना, कि हमें फॉरेस्ट से जुड़ना होगा, है, हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, हमें फॉरेस्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा, जिसे राइट। और अंत में मैंने कंक्लूजन में जो इंट्रो था उसको जोड़ने का प्रयास किया कि जैसे आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज ये सब हम लोग फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट से फॉरेस्ट से कुछ सीख नहीं रहे हैं, राइट। हमारी जो लाइफ है वो जंगल से थोड़ी अलग हो गई है। तो हमें क्या होगा, हम अब इसी श्याम की जीवन की तरह जी रहे हैं। हमें श्याम से राम की तरफ जाना होगा। हमें अपने जीवन को फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट बनाना होगा, राइट। तो इस तरह मैंने एक दो कोड भी मैंने डाले हैं। तो मैंने इस तरह से इस सेक्शन को लिखा। ये दूसरा सेक्शन था, तो इसमें तो मुझे चारों ही कठिन लग रहे थे, पर चौथा ये है कि थोड़ा सा ठीक लग रहा था कि जस्ट बिकॉज यू हैव ए चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट, राइट। तो इसमें मैंने क्या लिखा कि एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन का मैंने एग्जांपल दिया कि उस समय क्या होता था कि जो स्लेवरी है, वाइट लोगों के पास एक चॉइस होती थी कि वो चाहे तो ब्लैक लोगों को स्लेव बना सकते हैं, राइट। उनके पास ये चॉइस अवेलेबल थी। और चाहे तो क्या ये चॉइस राइट थी? क्या ये चॉइस होनी भी चाहिए? क्या ये इतनी राइट? तो ऐसा देखा उन्होंने, अब्राहम लिंकन ने, भाई ये तो ऐसा तो चॉइस ही नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फिर कुछ वाइट लोगों ने भी साथ दिया। तो अमेरिकन जो सिविल वॉर हुआ, तो ये हुआ। इससे क्या पता चलता है कि चॉइस जैसे वाइट लोगों के पास थी, और जो भी चॉइस आपको पास हो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, राइट। तो फिर मैंने लिखा कि किस तरह से
पहले जो लोग थे, जैसे फ्रांस में जो राजा था, उसके पास वो चाहता तो अपने लोगों का वेलफेयर करे ना करे, अपना लग्जरियस लाइफ जिए, राइट। और इस तरह की चॉइस थी, पर ऐसी चॉइस होनी तो नहीं चाहिए। ये चॉइस सही तो नहीं थी। उसने क्या किया, उसने अपने लोगों का दमन किया, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये जो उसने चॉइस, भाई मैं हूँ राजा, मैं चाहूँ जो करूँ, ये मेरी मर्जी, पर ये सही तो था नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। फिर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात आई, फिर वहाँ से ये आइडियाज़ फिर मैंने थोड़ा लिंक किया कि वो उसके बाद दुनिया में आया लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी जो महिलाएं थी, वो पुरुषों के पास चॉइस थी कि वो जो चाहे वो करें, चाहे तो उनको जला दें, चाहे तो कि उनको हमेशा पर्दे में रखें, राइट, वो एजुकेशन देना दें, है ना। पर ये ऐसी चॉइस होनी तो नहीं चाहिए। फिर थोड़ा मैं इकोनॉमी में भी गया कि कैपिटलिस्ट के पास चॉइस था कि वो चाहे तो 10 घंटा काम करवाएं, 20 घंटा काम, 10 घंटा काम कराएं, 12 घंटा काम कराएं, बच्चों से करवाएं, राइट। पर ये कानून से तो उनको चॉइस मिला हुआ था, वो चाहे तो करें, चाहे तो नहीं करें, चाहे तो 8 घंटा रखें। पर ये चॉइस, ऐसी चॉइस सही नहीं होती है, राइट। उनके पास ये, और वो एक्सरसाइज कर भी रहे थे, पर ये ज़रूरी तो नहीं, पर ये सही तो नहीं था, है ना। फिर मार्क्स आए, फिर वो सबको एहसास हुआ कि नहीं नहीं ये सही नहीं है ना। उसके बाद हम लोगों के पास भी पॉलिटिक्स में चॉइस होती है कि चाहे तो फ्री भी पॉलिटिक्स चुने, चाहे तो इकोनॉमिक साउंड वाला पॉलिटिक्स चुने, कुछ भी चुन सकते हैं, पर चॉइस वो सही तो नहीं होती है। जैसे श्रीलंका में हालत हो गया, क्लाइमेट चेंज वाले में भी आ जाए तो उसमें भी हम लोगों के पास कोई चाहे तो हाई कार्बन लाइफ वाला जीवन जी सकता है, उसके पास ये चॉइस है, पर चूंकि उसके पास अवेलेबल है, पर ये सही तो नहीं है ना। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि चॉइस सबके पास तो नहीं होती। जैसे सऊदी अरेबिया में आप कहें कि महिलाओं के पास चॉइस है, वो चाहे तो अपनी इच्छा से बाहर जा सकती हैं, है तो नहीं है ऐसा, राइट। जैसे गरीबों के पास भी चॉइस नहीं होती। कोई गरीबी चाह रहा है भाई कि मैं पढ़ लिख लूँ, पर उसके पास ये चॉइस है नहीं। और चॉइस का सही इस्तेमाल, अब जैसे काफ़ी गुमराह हो गया है दुनिया, जैसे फेक न्यूज़ काफ़ी फैल रहा है, तो लोग जैसे चाहते हैं पॉलिटिक्स में सही चुनाव करना, नहीं कर पाते, फेक न्यूज़, हेड न्यूज़, इस सब की वजह से सही डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, है ना। फिर फ्रीडम भी, जैसे स्पिरिचुअल फ्रीडम नहीं है ना। मेटरलिज्म की वजह से लोग अपने प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, सही से चॉइस को, अपने सही से जो भी राइट्स हैं उसको देख नहीं पा रहे हैं और सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिससे वो डेवलप कर पाएँ, क्योंकि स्पिरिचुअली वो स्लेव है, राइट। तो ये भी एक है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वैसे ही है कि सिखाता ही नहीं है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग, तो कैसे लोग डिसीजन लेंगे, कैसे लोग सही चॉइस को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो चॉइस सबके पास अवेलेबल नहीं है, जिसके पास है तो वो कैसे करेगा वो पता नहीं है ना। फिर तो सोल्यूशन क्या है, तो हमें अपने एजुकेशन को सही करना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ भी है, राइट। और मार्गरेट मीड ने कहा था, वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन नॉट व्हाट टू थिंक बट हाउ टू थिंक, राइट। तो ये भी एक मैंने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हमको क्या है कि थोड़ा खुद को मटेरियलिज्म से दूर करना होगा, स्पिरिचुअली फ्री होना पड़ेगा, तभी हम लोग जो सही है वो डिसीजन लेंगे। नहीं तो जो प्लेजर दे रहा है बस उसी के पीछे भागो, है ना। लोग जो है सोशल मीडिया का जैसे व्हाट्सअप लैब बना सकते हैं, तो इससे क्या होगा, सोशल मीडिया लैब बना सकते हैं, इससे क्या होगा, लोग सही तरह से सीखेंगे कि भाई फेक न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ क्या है, तभी वो इससे डील कर पाएंगे, है कि नहीं। और इक्वालिटी को हमको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तभी सभी को चॉइस मिल पाएगा सही तरह से जीने का, है ना। और हम सभी को कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा कि हम सभी को, जैसे दुनिया आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज जैसे एक्सट्रीम डिजास्टर ये सब फेस कर रही है, क्यों हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम जो चाहें, जिस तरह का जीवन चाहें उस तरह का जीवन जी सकते हैं, राइट। तो हमें क्या होगा,
खुद को क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफ की तरफ ले जाना पड़ेगा। हमें अपने चॉइस को नेचर बेस्ड बनाना पड़ेगा, है ना। और यही राइट चॉइस है। हमें हमारे पास है, हम चाहे तो नेचर के अगेंस्ट वाले भी काम कर सकते हैं, पर हमें वो करना नहीं चाहिए। जैसे वाइट जो लोग हैं वो चाहते तो स्लेवरी को चॉइस कर सकते थे, पर उन्होंने किसका साथ दिया? अब्राहम लिंकन। तो ऐसे ही हमें जो है राइट चॉइस हमारे पास भले ही अवेलेबल हो, पर वो राइट है कि नहीं इसको देखकर उस तरफ जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह मैंने इस को डील किया। बाकी ये जो 3 थे तो वो मुझे उतने समझ नहीं आ रहे थे। जैसे यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, राइट। तो ये मुझे लग रहा था कि हम दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये तो वैसे ही। फिर स्माइल इज़ द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, तो ये समझ में आ रहा था, पर इसमें भी वही कंटेंट नहीं मिल रहा था। और टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग, कि जब सही समय आ जाता तो कुछ करना चाहिए, राइट। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है, पर इसमें ये बात भी वहाँ पर तो याद नहीं आ रहे थे। इस तरह से मैंने ऐसे को लिखा। और आप लोगों को ये कैसा लगा, और लाइक कीजिए। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस मैं लाऊंगा, अपने जो भी जीएस के एक्सपीरियंस है उसको भी शेयर करूंगा। धन्यवाद।